अस्सलाम वालेकुम। इस बजट के बाद शायद ही कोई पाकिस्तान में ऐसी चीज़ रही हो जिसका रेट ऊपर ना जाए। जितने टैरिफ्स हैं यूटिलिटी के वो भी ऊपर जा रहे हैं, कुछ तो चले गए हैं और कुछ मज़ीद ऊपर जाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ के आखिर में हुकूमत बताती है कि IMF का प्रोग्राम करना है, अगर ये ना किया तो प्रोग्राम होगा नहीं। लेकिन आम तौर पर जब आप IMF के साथ किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो आपको बताते हैं कि आपका डेफिसिट इतना होना चाहिए, उसके लिए आपको इतने रेवेन्यू मोबिलाइज़ करने हैं, इतनी गुंजाइश आपके पास मौजूद होती है कि कहाँ टैक्स लगाना है कहाँ नहीं लगाना। IMF ने यकीनन ये नहीं कहा होगा कि बच्चों के दूध के ऊपर या ये जो डब्बों का दूध है इस पर टैक्स ना लगाया तो प्रोग्राम नहीं देंगे। उसके लिए मुतबादल ऑप्शंस के ऊपर काम किया जा सकता था, लेकिन शायद हमारे जो पॉलिसी साज हैं उनका जहन इससे आगे गया ही नहीं कि दूध के डब्बे पर टैक्स लगना है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसी तरीके से पाकिस्तान में जो एक तबका टैक्स से नहीं भाग सकता वो है सैलरीड क्लास। एट सोर्स डिडक्ट हो जाता है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हो चाहे प्राइवेट सेक्टर के हो, उनको सैलरी मिलती उस वक्त है जब एट सोर्स आप काट लेते हैं। तो जितना टैक्स उनका कट रहा है उनको मज़ीद स्क्वीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आप 2 सालों से 25-30% से महंगा कर रहे हैं हर चीज़ को। इन्फ्लेशन है आपका, और फूड इन्फ्लेशन आपका 40-50% पे जाती है। तो आप उनकी आमदन तो उतनी नहीं बढ़ा सकते साल में 40-50%, तो कम से कम उनकी टैक्स स्लैब्स को मत छेड़ें। तो जो 1 लाख से नीचे है, 2 लाख से नीचे है, उनकी भी आपने टैक्स बढ़ा दी, 1 लाख से नीचे से शुरू कर दी, डबल हो गया उसका टैक्स रेट। और जो 10 मिलियन से ऊपर चला जाता है उसके ऊपर आपने 10% सरचार्ज भी लगा दी। और साथ क्या किया आपने, प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स इंट्रोड्यूस करवाए जो करवाने चाहिए थे। लेकिन जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं और जितने फ़ौज के लोग हैं और जितने बाकी लोग हैं कुछ सरकारी महकमों के, उनको आपने एग्जम्प्ट कर दिया उस कैटेगरी से। जिसको 3 प्लॉट मिले हैं वो 3 बेचेगा, उसको भी एग्जम्पशन बरकरार रहेगी। क्यों भाई, ये कौन सा इंसाफ है? तो ये जो नाइंसाफ़ी है उसका खमियाजा ये निकलेगा कि महंगाई और ऊपर जाएगी, लोग चीखें मारेंगे, ख़ास तौर पर जिनकी महदूद आमदन है, ना वो बिजली के और गैस के बिल दे पाएंगे और ना ही दूध खरीद के बच्चों के लिए घर ले जा सकेंगे। तो फिर वो क्या करेंगे, फिर वो चीखें मारेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, और नहीं करेंगे तो उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो बजट के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो गैर दानशमंदाना तरीके से की गई हैं, और सर्वाइवल पाकिस्तान की एट स्टेक है वो हमें नज़र आता है। लेकिन उन सेगमेंट्स पे बोझ डालने की ज़रूरत थी जिनके ऊपर टैक्स का बोझ कम है, जो आमदन तो कमा रहे हैं, घर लेकर जा रहे हैं, पैसा टैक्स नहीं दे रहे। हमने उनको स्क्वीज़ कर दिया जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे थे। और महंगाई में उन चीज़ों के ऊपर आमतौर पर बोझ डाला जाता है जो एक हर घर में ज़रूरत ना हो। जो 1,000 रुपये रोज़ कमाने वाला है उसको भी दूध चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, चीनी और आटा चाहिए, और जो 1 लाख रुपया महीना कमा सकता है उसको भी दूध और आटा चाहिए। तो आपको कुछ फ़र्क करना चाहिए था, उन चीज़ों पे बोझ डालना चाहिए था जिससे बिल्कुल जो वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं उन पे कम से कम बोझ पड़े। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे आ जाएँ तो पाकिस्तान की सियासत आज भी वहीं स्टैंड करती है जहाँ आज से हमने साल 2 साल पहले जिस सफ़र का आगाज़ किया था। बेयकीनी, और बेयकीनी में हर रोज़ इजाफा हो रहा है। 8 फरवरी को इंतखाबात से लोगों को आस उम्मीद थी कि इंतखाबात हो जाएंगे तो हल निकल आएगा, हल फिर नहीं निकला। पहले एक बड़ी सियासी जमात से हमने बल्ले का निशान छीन लिया, तहरीक इंसाफ से, कि इससे ये इलेक्शन हार जाएंगे, आगे नहीं जा सकेंगे। वो केस भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट के सामने लगे हुए हैं, उसका भी नतीजा निकलना बाकी है। फिर 8 फरवरी को लोगों ने वोट जिनको डाला वो फॉर्म 45 और 47 की नज़र हो गया। तो फिर हमने कहा कि आप ट्रिब्यूनल में चले जाएं, ट्रिब्यूनल फैसला कर देंगे। ट्रिब्यूनल बन गए, ट्रिब्यूनल से फैसला होने लगा इस्लामाबाद के 3 हलकों का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सर्विंग जज, और उनका तरीक़ाकार भी हुकूमत, ये मौजूदा PDM वाली जो है, इसने ख़ुद तय किया हुआ था। हाई कोर्ट से नाम आएंगे, इलेक्शन कमीशन उनको लगाएगा, केस सामने जाएंगे, फैसला होने की स्टेज आई तो फिर परेशानी लाक होगी कि ये ना हो कि हमारे चंद MNAs MPs जो हैं ये उड़ा दें। पतन की कल वाली रिपोर्ट जो हमारे सामने आई है वो जाहिर करती है कि लाहौर के 20 सूबाई और 1 कौमी का NA 225, वहाँ इलेक्शन का रिज़ल्ट उस वक्त जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने जब फॉर्म 45 उसके पास एक भी मौजूद नहीं था। तो ये बहुत मुतनाज़ सूरत हाल होगी। तो अब हुकूमत ने उसका एक हल ढूंढा है। उन्होंने कौमी असम्बली से एक बिल पास करवाया, पहले तो एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए आया था, अब उन्होंने कौमी असम्बली से पास करवा लिया, और अभी से थोड़ी देर पहले सेनेट ने भी उसकी मंजूरी दे दी है कि अब रिटायर्ड जजेस भी ट्रिब्यूनल के अंदर लगाए जा सकते हैं। तो जो सर्विंग वाले परेशान कर रहे थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट वालों को आजकल ख़ास आज़ाद अदलिया बनने का शौक़ आया हुआ है, तो उन्होंने कहा अच्छा इनका हल ढूंढते हैं, सर्विंग की बजाय रिटायर्ड जज लगाते हैं। तो वो बिल बन गया। तो अब ये जो जिन लोगों को शौक़ था कि उनको इंसाफ मिलेगा ट्रिब्यूनल से, मेरा ख्याल है कि अल्लाह खैर रखे, वैसा ही इंसाफ मिलेगा जैसे पाकिस्तान में हमेशा इंसाफ मिला करता है। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका है उसमें शकरम साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। इसके अलावा खुर्रम दस्तगीर खान PMLN से हमारे साथ होंगे, दोनों को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। शेख वकास साहब, ये ट्रिब्यूनल वाला मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम आप लोगों को कहते थे कि जिसको फॉर्म 45 47 का इशू जाए, हाई कोर्ट के जज हैं, इंसाफ होगा वहाँ से। तो आज उन्होंने हल ढूंढ लिया इंसाफ करने का। ये तो देखिए, ये जिसको हल आप कह रहे हैं, हम तो उसको बदयांती समझते हैं, हम तो ये समझते हैं कि दे वर ट्राइंग टू प्ले अराउंड द लॉ। आपको याद होगा कि ये जो पिछली असम्बली थी उसके ये ट्रिब्यूनल्स थे जिसमें हाजिर जज बैठे थे, उससे पहले इन्हीं लोगों, यही जो पार्टियां मौजूद हैं, इन्हीं की मौजूदगी में जो ट्रिब्यूनल्स थे उनमें रिटायर्ड जजेस थे।
और रिटायर्ड जजेस ने फिर पटिशनर्स का जो हशर किया और कानून का और इंसाफ का जो मजाक उड़ाया, जो 3 महीने वाला काम 1.5-2 साल पे ले गया, और किस तरह एक मंडी लग गई थी वहाँ पे ख़रीदो फरोख्त और क्या क्या बेहूदियाँ नहीं हुई, और फिर उन लोगों को आगे जाके हायर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ मिले कई महीने और साल रुलने के बाद। उसको देखते हुए इन्हीं लोगों ने तो ये फैसला किया था, इन्हीं लोगों ने ये फैसला किया था कि जी हुण तुसी रिटायर्ड जजेस जड़े ने वो कट दो और आप उसके अंदर सर्विंग जजेस डालें, क्योंकि सर्विंग जजेस जो हैं वो ऑब्वियसली, और सर्विंग जजेस भी आप मलिक साहब पहले रिटायर्ड जजेस में सेशन जज भी डाल देते थे। पूरे डिवीजन के ऊपर जो ट्रिब्यूनल बनता था उसमें एक सेशन जज रिटायर्ड डाल के कहते थे यही डील करेगा। तो वहाँ ये फैसला हुआ कि सेशन जजेस भी नहीं होंगे, हाई कोर्ट के सर्विंग जजेस हुए। यानी कि एक चीज़ से सबक सीखा, गलत हुई, उसका नतीजा गलत आया, और उसके नतीजे के अंदर हाई कोर्ट के भाई ये ताकत में होता है, हाई कोर्ट का जज है, ये लोगों से प्रेशराइज नहीं होगा, वो मंडी इस तरह नहीं लगेगी और फैसले जल्दी होंगे और बेहतर होंगे। तो आप फैसला की था और आप दोबारा आप उसी मतलब वारदात की तरफ वापस चले गए जिससे आपने सारी कौम की, आपने वारदात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो आपके ख्याल में ये रिटायर्ड जजों को लगा के वारदात की जाएगी? मैं तो यही समझता हूँ सर, मैं तो यही समझता हूँ। एक रिटायर्ड जज है, उसको पता है कि मैं 3 महीने के लिए आया हूँ या 6 महीने के लिए, ठीक है जी, नौकरी उसकी पहले ख़त्म हो, जो पिछले जजेस के साथ हुआ सबके सामने है। अब ना उनका गाड़ियाँ छोड़ने का दिल करता है, ना उनका वो जो मुराद थोड़े अरसे के लिए आती हैं वो छोड़ने का दिल करता है। फिर ऑब्वियसली बड़े बड़े चौधरी सामने खड़े हुए हैं जनाब, और फिर मामलात होते हैं, फिर ना वो उनके साथ, तो फिर जो ला रहे हैं उन्होंने भी वादे किए होते हैं, मैं तो फिर थोड़े नाल भी चंगा ही करांगे, पाकिस्तान है ना जी। तो ये तो क्या कर रहे हैं, ये लोगों को पागल समझते हैं, लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। मतलब है कि फॉर्म, जाली फॉर्म 47 के ऊपर अपने बंदे बिठा के पंजाब में और कौमी इसमें मरकज़ में अभी भी ये ठंडे नहीं हुए। मतलब ये शर्मिंदा नहीं होते लोगों के सामने, इनको शर्म नहीं आती कौम के सामने। इसके बावजूद फिर उस डकैती के ऊपर अब एक और डकैती करना चाहते हैं। ये चाहते हैं भाई जो रिकाउंट्स के फैसलों में ये लोगों को उड़ाना चाहते थे, जो दोबारा इन्होंने बाद में गंदगियाँ की हैं, उसके ऊपर भी कवर किया जा सके। ये बड़ा जुल्म है इस कौम के साथ। इस कौम को पागल उल्लू ना समझें। रिएक्शन जिस दिन आ गया, हालात बड़े ख़राब हैं, लोग रोटी से तंग हैं, गुस्सा किसी चीज़ का होगा, निकल किसी चीज़ पर जाएगा, तो बस फिर हमें लंगोटी ला के फिर हो गया हर जगह पे। खुर्रम साहब, ये मामला काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। नवाज़ शरीफ की अपनी सीट जो उन्होंने लाहौर से जीती है, डॉक्टर यास्मीन ने उसको भी ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया हुआ है। उनका मामला भी अभी लगना है, अभी भी उन्होंने दलाइल उसके ऊपर मांगे हुए हैं। इस्लामाबाद के 3 हलकों के ऊपर मामला तकरीबन फाइनल स्टेज की तरफ जा रहा था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को आपने हटाने की एक कोशिश कर ली है इलेक्शन कमीशन के ज़रिए, दूसरी कोशिश अब कानूनी तौर पर राह हमवार हो जाएगी रिटायर्ड जज को लगाने की। तो ये बहुत ही मुतनाज़ा चीज़ नहीं है जिसकी तरफ आप चले गए? आपको जाना नहीं चाहिए था इस स्टेज के ऊपर। सब पटिशन तो मैंने भी की हुई है, मैं कहाँ जाऊं? आपको भी उसी ट्रिब्यूनल से इंसाफ मिलेगा जिसके लिए तरमीम भी आप लोगों ने खुद की थी। तो यही इश्यूज हैं कि आवाज मुझे नहीं आ रही। हम सब इस निज़ाम में अदालत के सामने पेश होते हैं और अदालत के बारे में जो भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, हमारी उम्मीदें भी हैं, उसमें दोनों तरफ बड़े स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स हैं। हम कैसे उस अदालत पर यकीन कर लें जिसने पाकिस्तान के अवाम के का हक जो था वो 19 करोड़ पाउंड 70 अरब रुपए बजाय अवाम को दिलाने के वो उन्होंने रिलीफ दे दिया। वहाँ जिस शख्स ने उस अमानत में ख़यानत की थी उसको रिलीफ दे दिया, या जिस शख्स ने पाकिस्तान के खुफिया दस्तावेज के साथ खिलवाड़ किया और कहा मुझसे गुम हो गया और फिर अमेरिका में वेबसाइट में छप गया, उसको उन्होंने जो है वो कहा कि हमने तो देखिए ये तो हम रिलीफ देंगे, ये तो केस ही बड़ा पुअरली प्रोसिक्यूटेड है। तो जब उनको रिलीफ मिल जाए तो हम कहते हैं बहुत ही पुअरली प्रोसिक्यूटेड है, जब हमें कोई रिलीफ मिल जाए तो कहते हैं ये तो बड़ी ज्यादती हो गई। देखिए पाकिस्तान में एक ही तरह की कानून की हुक्मरानी है। आप नहीं कह सकते कि जी कल जब मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन थे वो जब 22 महीने जेल में थे और उनकी जमानत की जो पेशी थी वो नहीं होती थी, उस वक्त या तो कानून की हुक्मरानी थी या आज कानून की हुक्मरानी है। जिस तरह होगा हम सब अदालत के सामने। सर आपने तो कानून ही बदल दिया, हुक्मरानी के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए आपने कानून ही बदल दिया। जज पसंद नहीं था आ रहा, फैसला पसंद नहीं था आ रहा तारिक महमूद जहांगीरी का, तो आपने जज बदलने के लिए कानून ही ना बना दिया। तो ये दिस इज नॉट फेयर। कि जो पटिशनर के हकूक हैं
वो जब पटिशनर इस्तेमाल करता है तो मेरी इस्तदा है कि उसको फिर उसकी नीयत पे या बदनीयती पे हम सब अपनी राय दे सकते हैं। और ये बात हमें हमेशा याद रखनी है कि जिस आइन का हम सब हवाला देते हैं, उस आइन के तहत सबसे बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को दुरुस्त करवाने की वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, और उनकी अथॉरिटी हमेशा से थी अच्छा, ट्राइब्यूनल लगाने मैं की। यहाँ यहाँ और यहाँ आपको थोड़ा सा जी इंटरप्ट करूंगा। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी के हवाले से सरवर बारी साहब इस वक्त हमारे साथ है। सरवर बारी साहब, कल पतन ने एक रिपोर्ट जारी की, आपको आप हम हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। 20 सूबाई लाहौर के हल्के और एक कौमी NA 225 अफजल खोखर साहब PMLN के वहाँ जीते हुए। आपने उस रिपोर्ट के अंदर कहा, पतन ने उस रिपोर्ट के अंदर कहा कि बाज़ हल्कों का नतीजा उस वक्त जारी कर दिया जब एक भी नॉट अ सिंगल फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन के पास था। ये कैसे पॉसिबल है? ये मतलब ये अकल नहीं मानती इस चीज़ को। आपकी रिपोर्ट की थोड़ी वजाहत तो फरमा दें उसकी। देखिए मलिक साहब, हमने कहीं और से नहीं देखा। जो इलेक्शन कमीशन ने खुद अपनी वेबसाइट पर जो पूरा इलेक्शन का डेटा डाला हुआ है, फॉर्म 45, फॉर्म 46, 47, 48, 49, हमने उन फॉर्म्स को जब हम उसका ऑडिट कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, उनकी स्कैनिंग कर रहे थे, तो वी फाउंड आउट कि लाहौर के 30 प्रोविंशियल असेंबली के हलकों में से 20 हलकों के जो फोल्डर हैं जो गूगल ड्राइव के ऊपर पड़े हुए हैं, वहां पर फॉर्म 45 का तो टाइटल है फोल्डर का, लेकिन अंदर जाके जब हमने देखा तो वो फॉर्म 46 थे। तो वी कुड नॉट बिलीव कि ये इस तरह की जो फॉर्जरी है वो भी हो सकती है। तो वो फिर हमने सोचा कि हम हर एक हल्के को देखें, तो वो वी गॉट इट के हम 30 में से 20 हल्कों के जो फॉर्म 45 है वो मौजूद ही नहीं थे। लेकिन आज 12 बजे के बाद इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 डालने शुरू किए हैं, और उन फॉर्म्स की बुनियाद पर अभी भी अगर आप जाएं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर तो आपको साफ नजर आएगा कि जो नए फॉर्म डाले गए हैं वो कोई 1:28 पर है, कोई 2:30 पर है। तो कुछ हल्कों में उन्होंने फॉर्म 45 डाले हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कोई दुनिया में कोई जो जुर्म है वो परफेक्ट नहीं होता, इसी तरह रिगिंग भी परफेक्ट नहीं हो सकती। तो अभी हमने कुछ और फॉर्म देखे हैं जिन्होंने डाले हैं जो इनकम्प्लीट हैं, और वो फॉर्म 45 है नहीं, वो कोई और ही चीज है, हाथ से तैयार करके उन्होंने नंबर पूरा करने की कोशिश की है। आपने तो दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं ये लाहौर के हल्कों के लिए। एक आपने पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया इलेक्शन कमीशन के लिए कि इन्होंने फोर्जरी की, फॉर्म 45 की जगह 46 डाल के। अभी आपने कहा रिगिंग, कि रिगिंग परफेक्ट नहीं हो सकी, कि इन्होंने हाथ से बने हुए फॉर्म 45 डाल दिए। आप इलेक्शन कमीशन को एक्यूज़ कर रहे हैं फोर्जरी के लिए भी और इलेक्शन रिग करने के लिए भी, दो चीज़ों के लिए एक्यूज़ कर रहे हैं आप। देखिए वो तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे, अगर आपको वहाँ फॉर्म 45 के नीचे फॉर्म 46 नजर आते हैं तो आपने कुछ उसको नाम तो देना। पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान के इलेक्शन में धांधली हुई है, और हम समझते हैं कि इतना एविडेंस इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। कल हमने जो प्रेस रिलीज जारी की है, हमने उसमें भी कहा है खुदे तौर पर कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी जिम्मेदारी आइन और कानून के मुताबिक पूरी करने में नाकाम हो गया है, इसलिए वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करे कि जो पाकिस्तान के इलेक्शन हैं जो आपने 20 हल्के लाहौर के चुने, उसमें से तलाश किए हैं जहां फॉर्म 45 आपके ख्याल में दस्तयाब नहीं थे, उसमें कुछ बताएंगे? बड़े बड़े नाम कौन से हैं जो इलेक्टेड इस वक्त पंजाब असम्बली के रुकन के तौर पर बैठे होंगे? कौन कौन से ऐसे अरकान हैं 20 हल्कों के अंदर? देखिए जी, उसमें सबसे टॉप पे तो मैं कहूँगा NA 159 जो मरियम नवाज शरीफ साहबा का है, जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं। इसी तरह जो फॉर्म जो उनका सूबाई का या कौमी वाला, कौन से वाला? ये सूबाई असम्बली का है, PP 159। PP 159 सूबाई का, जहां से मरियम नवाज खुद चीफ मिनिस्टर बनी है, उसके फॉर्म 45 भी नहीं है जी। उसके फॉर्म 45 आज 1 बजे तक नहीं थे, लेकिन ये खबर डालें बजे के बाद डाले हैं, तो वो भी मैं आपको बाद में भेज सकता हूँ, क्योंकि अभी आपके साथ फोन पे बात हो रही है। तो वो फॉर्म भी हमने दोबारा उसकी हम स्क्रूटनी कर रहे हैं, उसकी स्कैनिंग कर रहे हैं, और होपफुली विद इन फ्यू डेज वी विल बी एबल टू शेयर विद यू। आज 1 बजे के बाद आप कह रहे हैं मरियम नवाज के हल्के के फॉर्म 45 आज की तारीख में, आज 1 बजे के बाद डाले गए? आज की तारीख में डाले हैं, आज की तारीख में डाले हैं। और वो अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो गूगल ड्राइव के ऊपर लिखा हुआ है, टाइम आता है, क्योंकि गूगल ड्राइव में आप जो भी अमेंडमेंट करेंगे वो उसका टाइम आएगा। लेकिन कुछ फॉर्म ऐसे हैं मलिक साहब
जो वाज़े तौर पर है कि वो फॉर्म 45 नहीं है, वो एक जाली किस्म का कागज है जो, क्योंकि फॉर्म 45 क्या ऐसा कोई फॉर्म मरियम के हल्के में भी अपलोड किया गया जिसे आप जाली करार मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आप मुझे उसकी स्क्रीनशॉट भेजें, मैं अभी स्क्रीन पर डालूं। उसकी स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, आप वो जरा गौर से देखें, क्योंकि फॉर्म 45 के ऊपर कैंडिडेट्स के नाम प्रिंट होके आते हैं, वहाँ वो हाथ से लिखे गए हैं, और जो पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर होते हैं वो बाईं साइड पे होते हैं, यहाँ राइट साइड पे लिखे हैं, और वो सारा फॉर्म हाथ से तैयार किया गया। सर्वर साहब ऐसे है कि मैं आपकी कॉल ड्रॉप करता हूँ, मैं आपको दोबारा लाइन पे लूंगा, लेकिन आप मुझे उनकी स्क्रीनशॉट्स भेजें, मैं अपनी टीवी की स्क्रीन पे डाल के आपसे दोबारा उसकी वजाहत देता हूँ। जी जी, ये कॉल ड्रॉप करके दोबारा 15 मिनट बाद सर्वर साहब को दोबारा मिलाइए जी। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। दो सामने हैं, दोनों पे परेशान है। एक तो इन्होंने नया लॉ पास किया है, इलेक्शन तरमीमी बिल, जिसमें रिटायर्ड जजों को ट्रिब्यूनल में लगाने के लिए कानून पास किया गया। कौमी ने पहले पास कर दिया था, सेनेट ने आज अभी पास कर दिया। तो इसका मतलब है कि वो रौला जो फॉर्म 45, 47 का अभी तक वैसे हल नहीं था, वो अब रिटायर्ड जज लगा के हल करेंगे। और अभी पत्तन वाले साहब हमारे साथ थे, वो कहते हैं लाहौर के हलकों का, 20 सूबाई के हलकों का नतीजा उस वक्त जारी किया गया जब एक भी फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था। देखिए पाकिस्तान में जिस फॉर्म पे नतीजा बनाना है वो है ही नहीं, नतीजा जारी हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। कुछ कहते हुए भी बहुत अफसोस होता है, यकीनन होता है। ये दिल की बात मैं आपको कर रहा हूँ। कितनी दुख की बात है कि पार्लियामेंट में लोग बैठे लेकिन मुंतखब नहीं। अभी आपने मेरे क्या नाम है इसका भी जो बोल रहा था, सरवर बारी साहब। हाँ बारी साहब, ये ACP का है, इलेक्शन कमीशन का। पत्तन एक एसोसिएशन है जो ये इलेक्शन के प्रोसेस। हाँ ठीक। तो बात यह है कि अभी वो खुद कह रहे हैं कि 45 फॉर्म नहीं, जो है वो जेली है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, जो हम कहते हैं 8 फरवरी का इलेक्शन रिग है, धांधली ज़दा है, ड्रामा है, इलेक्शन नहीं ऑक्शन था, लोग हमें गालियां दे रहे हैं, हमें गद्दार कहा जा रहा है। लेकिन आपके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा इलेक्शन बिल्कुल ठीक था। नहीं, कामरान मुर्तज़ा, हाँ इलेक्शन ठीक था। हाँ उसने कहा बिल्कुल ठीक था। लेकिन मैं वो अलग बात है। कामरान मुर्तज़ा से जज ने दोहरा के पूछा, उन्होंने दोहरा के भी कहा कि हाँ जी नहीं, वकील नहीं, ओहदेदार भी है शायद पार्टी पार्टी का ओहदेदार नहीं है, अलबत्ता मरकज़ी शोरा का रुकन है, लेकिन ओहदेदार नहीं। वो इसका मुझे इल्म नहीं है कि उन्होंने किस निकालिएगा जी, अभी दोबारा सुना देते हैं कहा होगा। सर डायरेक्ट सवाल था, कोई भाम नहीं था। हमने 2 सीटें आपको मिली है इजाफी मेरी बात केपी असेंबली में। मेरी बात सुन। अच्छा, वो मखसूस नशिस्तें की बात आप कर रहे हैं। उसी केस में कल इलेक्शन भी ठीक हुआ, इलेक्शन कमीशन ने ठीक कहा। नहीं, मैं हमारी पार्टी का मौक़िफ़ अभी रिसेंटली मौलाना साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमेशा जो वो बात कर रहे हैं इलेक्शन के बारे में, उनका क्या सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ खुद आपके सामने सुप्रीम कोर्ट में इसका मुझे इल्म नहीं। इसका अगर मैं वकील होता फिर आप फिर सुनते कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप क्या कहते हैं, आप वकील होते, आप क्या कहते? मैं कहता कि इलेक्शन कमीशन का रोल ही नहीं था, इलेक्शन कमीशन का किरदार ही नहीं था। जब इलेक्शन कमीशन का रोल ही नहीं है, किरदार ही नहीं है, तो इसकी वजूद न होने के बराबर है। जब 45 है नहीं, 47 लोगों के पास है और वो उधर बैठे हैं असेंबली में, 45 इनके पास है या उनके पास है, उनको अंदर आने नहीं देते हैं। ये इलेक्शन है? ये तो इलेक्शन नहीं है यार, ये तो नीलामगर था, यकीन से नीलामगर था। बलूचिस्तान का तो मैं बता रहा हूँ आपको, वो तो एक नीलाम, एक मंडी लगी हुई थी पैसों का नतीजा पैसों से आता था। बिल्कुल। 2 चीज़ें थी इस बार इलेक्शन में, डंडा और पैसा। पहले तो इस तरह होता था किसी और एक सीट का क्या रेट था? पहले डंडा और धंधा है जी, डंडा और धंधा, ये बात बिल्कुल। एक सीट का क्या रेट था? कितने पैसों में एक इंतखाब जीता जा सकता? ऐसा भी है कि 35 करोड़ रुपए दिए गए। 35 करोड़ एक सूबाई की सीट, एक सूबाई सीट के बड़ा डेस्परेट होगा। 21 करोड़ एक दफ़ा की दिए गए, और उसके बाद 15 करोड़ गालिबन या 14 करोड़ ये इलेक्शन जिस दिन हुआ उसके बाद 6 बजे के बाद। 35 करोड़ से मतलब उसके पास गोल्ड माइना आ जानी है। 35 करोड़ कहाँ से आएगा उसके? जब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कहते हैं कि करप्शन है, करप्शन का खात्मा करना है, और वही लोग करप्शन के हीरो बन चुके हैं। करप्शन के लिए दलाली किया जा रहा है। आप खुद अंदाज़ा लगाओ फिर करप्शन कैसे ख़त्म होगा। आप कहते हैं मईशत को मजबूत करना है, मईशत को कैसे मजबूत करना है? आपके गंदम में 300 अरब रुपए का स्कैंडल हुआ, 400 अरब सिर्फ किसानों का नुकसान हुआ।
ये किसने किया, ये किसने हड़प किया है? तबाह हो गया जी, सही किसान तबाह तबाह हो, तबाह हो किसान गए। तो तबाह हुआ। 35 करोड़ रुपए की शेख वकास साहब, अगर एक सीट सूबाई की बिक सकती है तो फिर तो सारी इससे भी सीटें ज्यादा है। ये तो सारी मैंने सीटें एक- ऑक्शन करनी चाहिए, ये काफी तो- रेवेन्यू इकट्ठा हो नहीं, जाएगा। ये तो मैंने वो कम कीमत की जो थी वो बताया। शेख वकास साहब, अभी जरूर बारी साहब के आपने तबसरा सुन लिया? जी सर, मैंने तब से सुना। मैं ये समझता हूँ कि, और मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा चंद महीने पहले अपनी एक पटिशन दायर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मलिक साहब, ये सुनने वाली बात जी है सर। कि ये जो धांधली हुई है इलेक्शन के अंदर, इसकी तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो हमारी बात सुने। वो सर 2-3 महीने हो गए हैं, जहाँ तक मुझे वकला ने, पार्टी के वकला ने बताया, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, और हमारी समात नहीं हो रही, लग नहीं रही। वो जो हमारी पिटिशन है वो फिक्स नहीं हो रही। अच्छा, अब उस पिटिशन को फिक्स करने के लिए, सुनवाने के लिए हमने एक और पिटिशन की कि जनाब आप हमारी बात सुने। जी। और आज ये पतन की रिपोर्ट आ गई है। हम बहैसियत पार्टी बाकायदा तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये पुरजोर मुतालबा करते हैं कि ये जो धांधली ज़दा इलेक्शन था, जिसमें जो धौंस था इलेक्शन वाले दिन, प्री इलेक्शन रिगिंग, पोस्ट इलेक्शन रिगिंग, इलेक्शन डे रिगिंग के हवाले से, हम ये समझते हैं कि उसकी तहकीकात होनी चाहिए, वो सामने आनी चाहिए। और ये जो समात लेट हो रही है, हम ये समझते हैं कि शायद उनकी हेल्प की जा रही है। तो खुदा के लिए ये कौम ओ करती है, इतना आप ओ करते हैं इस कौम को कि आप उसकी शफाफियत के हवाले से तहकीकात जो है वो सामने लाएं। देखिए सर, ब्रिटिश हाई कमिश्नर इत्थे की कह के जाती, इधर खड़ी होकर कह के जाती है आसमा जहांगीर वाली कॉन्फ्रेंस में। अमेरिका की कांग्रेस की फॉरेन अफेयर्स की कमेटी क्या कहती है, और फिर कांग्रेस के अंदर वो जो वोट होता है 397, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, 97% लोगों ने वोट दिया, सिर्फ 7 उसके अगेंस्ट दिए। उसके बाद यूएन के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आती है, और फिर आज यूएन के सेक्रेटरी जनरल जो है उस रिपोर्ट की तायीद कर देते हैं। दुनिया चीख चीख के कह रही है, पाकिस्तानी सहाफ़ी चीख चीख के कह रहे हैं, पाकिस्तानी सियासी पार्टियां चीख चीख के कह रही हैं कि ये सब फॉर्म 47 वाले हैं, ये जाली लोग हैं, जाली हुकूमतें बनी हुई है। तो आप मुझे ये बताएं, ऊपर से ये बजट, ये मुआशी हालात, ऊपर से आप मुल्क को भीख मांग के चलाना चाहते हैं, आप पैसे लेना चाहते हैं, पैसे देने को आपको तैयार कोई नहीं है। ये किस तरफ हम जा रहे हैं? गरीब अलहदा मर रहा है, भीख आपको देता कोई नहीं है। आप ऐवान सदर के लिए ज़्यादा पैसे मांग लेते हैं, ऐवान वज़ीर आज़म के लिए ज़्यादा पैसे मांग लेते हैं। आप कहते हैं जी कि वो पंजाब में जो है तालीम का बजट छोड़ा है तो स्कूल के बच्चों ने दुध का बजट ज़्यादा जी, ठीक है, वो ऐसे ही फ्री है जैसे बाकी चीज़ें, जैसे 300 यूनिट फ्री आए सर ना सर। ब्रेक करीब आ गया, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा जी। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज इलेक्शन के बहुत सारे तनाज़ों में एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने भी था, और वो केस था लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला, जिसमें उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की ट्रिब्यूनल में तैनाती के हवाले से जो ऑर्डर दिया था उस हवाले से था। इलेक्शन कमीशन का जो हुक्मनामा था वो भी, और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो भी। आज सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को मुअत्तल करके नई चीफ़ जस्टिस साहिबा जस्टिस आलिया नीलम जब वो ओहदे का चार्ज संभालेंगी तो उसके बाद मुशावरत से उस अमल को मुकम्मल करने की हिदायत दी है। दूसरी तरफ सेनेट से वो बिल आ गया जिसको सदर साहब दस्तखत करेंगे तो साथ ही कानून बन जाएगा। खुरम साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये ज़ाहिर आपकी चीज़ जो है ये सियासी एक तनाज़े, नए तनाज़े की बुनियाद तो हो सकती है, सियासी तनाज़े का हल नहीं हो सकती, क्योंकि आप उस कानून को छोड़कर ऐसे मौके के ऊपर एक नए कानून की तरफ गए हैं जब आपकी पोजीशन बाज़ ट्रिब्यूनल में, जैसे इस्लामाबाद वाले हल्के हैं, उसमें कंप्रोमाइज़ नज़र आती थी, कमज़ोर नज़र आती थी, तो आपने पूरा कानून बदल दिया, नए जजों की तैनाती की राह हमवार कर दी। तो कैसे इसे आम लोग कबूल करेंगे? देखिए, पहली तो बात है कि हमें जो केसेस चल रहे हैं उनके बारे में प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए कि ये केस कमजोर है। कमजोर तो तभी जाहिर होगा जब अदालत अपना फैसला देगी। और मैंने कहा कि अदालतों का जो कॉन्डक्ट है, कभी एक पलड़े में वजन है, कभी दूसरे पलड़े में वजन है, और लिहाजा इसको ये कहना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होगा कि जी आज कानून की हुक्मरानी है क्योंकि हुकूमत के खिलाफ फैसले आ रहे हैं, तो कल हुकूमत की हुक्मरानी नहीं होगी, ये कानून की हुक्मरानी नहीं हुई जब हुकूमत के हक में फैसले आ रहे हैं। दूसरा ये है कि यहाँ कहा गया कि जी अमेरिका से रेजोल्यूशन आ गया। अब ये अगर मुझे याद दुरुस्त है तो ये वही अमेरिका है जिसके बारे में तहरीक इंसाफ कहती थी एब्सोल्युटली नॉट, और क्या हम गुलाम हैं। और उसी अमेरिका की उस करारदाद के ऊपर अब इनके मुंह खुश्क हुए जा रहे हैं कि जी ये बहुत ही अच्छी बात हुई है। मैं सिर्फ ये याद करा दूं, ये वो अमेरिकी कांग्रेस है जिसने आज तक गजा और फलस्तीन के हक में एक लफ्ज भी नहीं बोला, कश्मीर के हक में हालिया सालों में एक लफ्ज नहीं बोला। लेकिन बहरहाल उन्होंने पाकिस्तान का जो मामलात हैं उसमें बड़ी गहरी दिलचस्पी है, और शायद इसलिए दिलचस्पी है कि शहबाज शरीफ व्लादिमीर पुतिन से मिले हैं कल, वो चंद हफ्ते पहले चाइना गए हुए थे। तो लिहाजा इस पर बजाय ये कि हम बैरूनी जो ममालिक हैं उनके बारे में खुश हों
मैं दुरुस्तगी कर दूं, यूएन सेक्रेटरी जनरल ने वो जो रिपोर्ट आई थी उससे लाताल्लुकी का इजहार किया है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की सरकारी पोजीशन नहीं है, और ये कि उन्होंने कहा कि एक आज़ाद पैनल है जिसने अपनी राय दी है, जिसको किसी एक पिटिशन की तरफ से अप्रोच किया गया था। जुल्फी बुखारी साहब इस बारे में अपनी बात कर भी चुके हैं कि उन्होंने खुद इसको अप्रोच किया था। हमारा सिर्फ मकसद यही है कि अभी हमने देखा 2018 से 23 के दरमियान भी कि मुस्लिम लीग नून के वो लोग जो जीते हुए थे, उनकी पिटिशंस थी, 5 साल लगे, और 2022 के आखिर में आकर उनके हक में फैसला हुआ, और वो फिर बेचारे चंद माह रहे और फिर मामला खत्म हो गया। तो जो अदालती कार्रवाइयां हैं, जो भी मसलन अभी यहाँ मुख्तलिफ पतन के साहब आए हुए थे, बहुत अच्छी रिसर्च है, लेकिन उसका टेस्ट बहरहाल अदालतों में होना है, और अदालतें जो फैसला देंगी, क्योंकि हमें हमारे सामने एक मिसाल मौजूद है कि जिसकी वजह से हमें इसका जरूर ख्याल करना चाहिए कि हम इस धुंध में अपनी नजर ना खो दें। इसी तरह की धुंध 2013 के इंतखाबात के बाद भी फैलाई गई थी, 126 दिन का धरना हुआ, लेकिन जब ये सारी धुंध जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई, उन्होंने कहा जी हमारे पास वैगने भर भर के सबूत हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने, उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के आगाज में वो सारे वैगने भर के सबूत जो थे उनको रद्दी कर दिया, और कहा कि किसी सिस्टमैटिक रिगिंग की हमें एविडेंस नहीं मिली। तो लिहाजा अदालतों को फैसला करने दें। जब एक खास जो तादाद से ज्यादा फैसले आएंगे कि इलेक्शन, इतने ज्यादा फैसले आए कि इलेक्शन मशकूक हो जाए, तो जरूर इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी ये मामला अदालतों में है, और अदालतों का ही हमें उन पर ही क्यास करना है, तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद उन पर क्यास करना है। और हाफिज साहब से मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि बहुत अच्छी बात की, इनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सिर्फ ये कौम को बता दें कि क्या बलूचिस्तान और केपी के इंतखाबात के अलावा भी क्या इनके अपने जो उम्मीदवार थे उनकी कोई ऑब्जर्वेशन है? क्योंकि अगर केपी के इंतखाबात दुरुस्त नहीं थे, तो फिर वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है वो भी दुरुस्त नहीं है, और वो भी उतनी ही लायबल है जितनी हम सब बातें कर रहे हैं। तो ये सारे इश्यूज बड़े संजीदा हैं, क्योंकि ये नहीं, जो असल मैं कहना चाह रहा हूँ, एक गुजारिश ये नहीं हो सकता कि मुल्क के एक हिस्से में इलेक्शन दुरुस्त हुआ है तो लिहाजा वो ठीक है, और बाकी में जहां कामयाब नहीं हुए वहां इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ, या फिर बोल के पूरे एक ही इलेक्शन कमीशन था, एक ही मुल्क है, या पूरे मुल्क में इलेक्शन ठीक हुआ है या पूरे मुल्क में इलेक्शन खराब हुआ है। हाफिज साहब देखिए नजीम मलिक साहब, बात यह है, मैं क्या कहूँ, बलूचिस्तान में जो लोग बाप पार्टी में थे वो आधा कहाँ गए, किस पार्टी में, और आधा किस पार्टी में गए, और क्यों गए, और किसके कहने पर गए, और क्यों लिए गए, और फिर वही लोग सूबे के हुक्मरान भी बन गए। ये तो हर किसी को मालूम है। और कोई आइन, कोई कानून तो होगा कि एक आदमी अगर केयर टेकर हुकूमत में हो, क्या वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है? जैसे शेड्यूल का ऐलान होता है वो फ़ौरन जाके उधर, और वहाँ पार्टियाँ बंदरबांट करके एक क्या बनता है, दूसरा क्या बनता है। तो ये कहाँ का आइन है? अगर आप आइन और कानून की बात करते हैं मेरे भाई, तो डिप्टी वज़ीर आज़म किस आइन का तकाजा है और किस कानून का तकाजा है? तो लिहाजा ये बात मत करें कि आइन आइन। अभी देखें ना, आपने रिटायर्ड जजेस की बात की, मुझे ये बताइए, खैबर पख्तूनख्वा की चीफ जस्टिस ने जो ट्रिब्यूनल के लिए नाम दिए हैं उस पर कोई इतराज़ हुआ है? नहीं हुआ है। बलूचिस्तान के चीफ ने जो ट्रिब्यूनल के लिए जजेस दिए उस पर कोई इतराज़ हुआ है? नहीं हुआ है, एक्सेप्ट किया गया। सिंध के चीफ जस्टिस ने जो नाम दिया ट्रिब्यूनल के लिए उस पर कोई इतराज़ नहीं हुआ है। अब चीफ जस्टिस लाहौर ने जो नाम दिए उस पर क्यों इतराज़ हुआ? इस्लामाबाद वाले पे हुआ। हाँ, इस्लामाबाद वाले, और उसको अपने आप को महफूज रखने के लिए, अपने मुस्तकबिल को महफूज रखने के लिए, अपने इक़्तिदार को महफूज रखने के लिए आपने एक आर्डीनेंस पास किया, उसके ज़रिए रिटायर्ड जजेस को आपने रास्ता दे दिया। तो 3 सूबों में क्यों नहीं, सिर्फ पंजाब में क्यों? वजह क्या है? इसका कोई दलील दे सकता है? आपके ख्याल में क्या वजह थी इसकी? क्या वजह है? जो रिटायर्ड को नहीं, जो 47 फार्म वाले हैं उनको सिक्योर करना है। आप भी कहते हैं ये फॉर्म 47 वाले? मैं तो रजावल से कह रहा हूँ, कि असेंबली में कि मैं तो पूरी सिस्टम की बात कर रहा हूँ नजीम साहब। मैं तो सिर्फ केपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं तो पूरी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि पूरा पाकिस्तान का इलेक्शन अक्षम था, वो हाईजैक हो चुका था, कोई इलेक्शन नहीं था।
मैं ये समझता हूँ कि इस पर हमारी पार्टी की पोजीशन बड़ी क्लियर है और हम ये बार बार मुतालबा आज भी हमने चीफ जस्टिस से, मैंने जैसे पहले कहा कि हम कहते हैं कि धांधली ज़्यादा इलेक्शन थे, उसमें बहुत से लोग बेचारे मेरे जैसे और बहुत से लोग हैं वो बच के निकल भी आए, बट दैट स्टिल डजंट मेक कि जी वो धांधली ज़्यादा नहीं था। एक बात मैं बड़ी वाज़ेह कर दूँ, मेरे भाई इलेक्शन हारे हैं, मुझे ये बताएं कि ये जेन्युइन इलेक्शन हारे हैं या इनको हरवाया गया? मुझे खुर्रम दस्तगीर साहब जवाब देंगे? सर आप जवाब देना चाहते हैं कि आप सही इलेक्शन आ रहे हैं या आपको हरवाया गया? जावेद चीफ। जी, मैं समझता हूँ कि मेरे इलेक्शन में बहुत ज्यादा बेज़ाब्तियां हुई, तभी मैं भी एक पिटिशनर हूँ उसी अदालत के सामने जिसके बारे में गुफ्तगू हो रही है, और मैं भी इंसाफ का तालिब हूं। अब मुझे जवाब दे रहे हैं, सवाल पूछा था, देखा ना जी, इनके साथ होगी ज्यादती। इन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि मुल्क के एक साइड पे इलेक्शन ठीक हो और एक जगह पे गलत हो? ये कैसे हो सकता है कि आपका वजीर आजम एम ए बने तो वो ठीक है, आपकी वजीर आला एम पी ए बने तो वो ठीक है, मगर आप हार जाएं तो आप कहें कि गलत है? ये बिल्कुल मुमकिन है। एक ही जिले में एक एम पी ए का इलेक्शन रिग हो सकता है और दूसरा रिग नहीं हो सकता है। एक ही सूबे के अंदर आप मानते हैं कि खुर्रम दस्तगीर को हरवाया गया? आप ये मानते हैं? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि मेरी जो पार्टी का नौजवान था उन्होंने नून लीग की बैंड बजा दी वहां इनके हल्के के अंदर। लेकिन वो खुर्रम साहब तो कह रहे हैं, कहते हैं ना ये तो पिटीशन जाएगी तो आप इनके होने वाली मर्जी से जा जाएंगे तो आप फैसला कर लेंगे। मैं सिर्फ एक बात बैंड बजाए जा रहे हैं, मैं 5 महीने बाद किसी भी अदालत में कोई भी कई जगहों पे 8 फरवरी को हमने मैदान में सबूत नहीं पेश किए गए कि पूरा इलेक्शन। मैं सर एक मिनट, प्रिसाइसली ये बात मैं अपने भाई से बिल्कुल एग्री करता हूं कि अभी तक सिर्फ बैंड बजाए जा रहे हैं। नहीं बोला, मैं सिर्फ ये कह रहा था, मेरा जो पॉइंट था मैंने साबित कर दिया। वो जो कह रहे हैं इधर नहीं हो रहा, इधर नहीं हो रहा, वो तो बात गई खत्म। मैं अब सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूं, उन्होंने अमेरिका की बात की, इन्होंने ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अमेरिका के हवाले से हम तो कहते हैं वो इनके गॉड फादर्स थे, यही जानते ने इन्हां दी हुकूमत पिनण जाते ने उत्थे। साडा टाइम सी शायद असी भी जानते होवांगे, हुण इन्हां दा टाइम है, इन्हां नूं लोड़ है, ये जानते ने। इनके एम्बेसडर्स भी जाते हैं, इनके वुज़रा भी जाते हैं, अमेरिका नहीं जाते पैसे लेने के लिए। IMF क्या है? ब्रेक से वापसी पे सरवर बारी साहब को लेना है। सिर्फ एक बात, इन्होंने कहा जी कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर जिनके ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन के आपके लीडर जो हैं उनके बच्चे वहां के रहायशी हैं, उनका कारोबार है, उनकी करोड़ों अरबों की जायदाद है, ओ भाई जी ब्रिटिश हाई कमिश्नर कह रही है फ्रॉड है, चोरी हुई है, उसके खिलाफ भी बयान दे देना। वेलकम बैक। PP159 लाहौर, ये फॉर्म्स हैं हमें सरवर बारी साहब ने दिखाए जिनसे जाहिर ये होता है कि इनमें कुछ टेम्परिंग की गई है। सरवर बारी साहब हमारे साथ हैं, आप ही वजाहत करेंगे सर, 159 की ये फॉर्म्स क्या जाहिर करते हैं जो हैंड रिटन? देखिए, हैंड रिटन फॉर्म 45 होता ही नहीं है। और अगर आप देखिए फॉर्म आप वोट डाला हो या जिसने भी वोट डाला है उनको नजर आएगा, उनको याद होगा कि जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको भी मालूम होगा कि जो फॉर्म 45 होता है उसकी राइट्स पे जो कैंडिडेट्स के नाम होते हैं और हर कैंडिडेट के सामने जो वोट उसको मिले होते हैं हर पोलिंग स्टेशन पे वो दर्ज होते हैं। और ये कब अपलोड किए गए, किस टाइम पे? ये आज 2:55 पर मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा है। ये स्क्रीन के ऊपर टाइम नजर आ रहा है जी, टाइम स्टैम्प नजर आ रही है। प्रोड्यूसर साहब जरा उस पर रोक के रखें, टाइम स्टैम्प पे भी 2:55 पे आज की तारीख में ये हैंड रिटन फॉर्म अपलोड हुए हैं। 159 मरियम नवाज का लाहौर का MPA का हल्का। तो सरवर भाई साहब इसकी इम्प्लीकेशन एक फॉर्म हैंड रिटन है 14 दिन के और बाद अभी हम बाकी चेक कर रहे हैं। तो सर इसकी 14 दिन की एक टाइम बार लिमिट भी होती है, 2 हफ्ते के बाद ये फॉर्म अपलोड किया जा सकता है। 14 दिन बहुत पहले गुजर गए, 8 फरवरी के बाद 4 दिन काउंट करना है आप। तो ये तो अनलॉफुल चेंज है जो आप मुझे पिछली दफा अभी हम जब ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि मैं कह रहा था कि ये फॉर्जरी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास अंडर द इलेक्शंस एक्ट कोई राइट नहीं है कि वो अब 5 माह के बाद नए फॉर्म 45 जारी करें। आप चीफ मिनिस्टर जो इस वक्त सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं उनके हल्के के ऊपर बहुत संगीन नोयत का इल्ज़ाम आपने आयद किया है, इसके ऊपर आपको नोटिस सर्व हो सकता है। आपके पास इतनी एविडेंस मौजूद है कि आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में इसको जाके सब्सटेंशिएट कर सकें? देखिए जी, अगर कोर्ट्स इंडिपेंडेंट होंगी तो ये तो सारा जो रिकॉर्ड है वो मौजूद है, गूगल ड्राइव पे मौजूद है। ये मसला सिर्फ PP159 का नहीं है, ये 20 हल्के सूबाई असम्बली के के और एक हल्का कौमी असम्बली का LA25 में 125 में यही कैफियत है। सर भाई साहब आपका शुक्रिया। एक क्लोजिंग रिमार्क्स ले लूँ आपसे, क्लोजिंग रिमार्क्स 1 मिनट है सिर्फ। मैं ये समझता हूँ कि सर ये जालसाजी इस मुल्क में नहीं चलेगी। आपकी नून लीग की हुकूमत ने पाकिस्तान को ऐसी बंद गली में धकेल दिया है, या मुईशत तबाह, गरीब तबाह,
गरीब क्या मिडिल क्लास तो बिल्कुल ही श्रिंक होकर ख़त्म हो रहा आपको है। इन्फॉर्म को किसी कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाना चाहिए ना। यहाँ तो ऑन एयर जितना मर्जी सरमन दे दें, डजंट मेक एनी पिटीशन डिफरेंस। दायर की हुई है कि इन जालसाजियों की तहकीकात की जाए। खुर्रम साहब, और आपके हम भी आज आपके प्रोग्राम के एक जरिए लाइन चीफ में। जस्टिस साहब को कहते हैं खुदा के लिए ये तहकीकात कराएं। खुर्रम साहब, जी, हम सबका कयास पाकिस्तान की अदालतों पर है। हमारे जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हों, बिल आखिर ये अदालत में ही हर चीज़ वहाँ जाकर इसका फैसला होना है कि सच या झूठ है। मीडिया पर, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में फैसला अदालत कागज करेगी। लहराना हाफिज आसान साहब, है, एक लाइन और में आप भी असल दिमाग से अदालत के देखिए, सामने हम इलेक्शन को सबूत मुस्तरद पेश कर करके चुके जीतना हैं। मुश्किल है। इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं है, न कानूनी न कोई आईनी। बिल्कुल ठीक। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, शेख वक्त दस्तगीर साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।